एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा था आपको और उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स ये टॉपिक स्टार्ट किया था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में 5 टॉपिक के बारे में कल समझाया था आपको। तो आज 6th, 7th और 8th ये 3 टॉपिक कल बच रहा था। आज ये तीनों टॉपिक मैं कंप्लीट कराऊंगा और उसके साथ साथ और एक टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ये टोटल मैं 4 टॉपिक्स आज समझाऊंगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स जो है इसमें 6 पॉइंट। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। कोई भी एसिड अगर कोई एक बेस या अल्काइल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें एक साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे बेस के रूप में NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और एसिड के रूप में HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। एक्वस कंडीशन में है, एक्वस सोल्यूशन लिए हैं तो उसमें जो NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा वो पानी में घुल जाएगा, इसलिए यहाँ पे AQ लिखा गया है और उसके साथ साथ वाटर भी बनेगा। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है जिसमें एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू फॉर्म salt and water, that is known as neutralization reaction। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को जब हम प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकली शो करते हैं लेबोरेटरी में, उसको कहते हैं टाइट्रेशन। ओके, द प्रैक्टिकल एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नोन एज टाइट्रेशन। ये टाइट्रेशन हम कैसे करते हैं आपके बुक में एक एक्टिविटी से बहुत अच्छा से समझाया गया है, तभी मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं, इसको आप समझ लो। टाइट्रेशन में जस्ट देखा जाता है कितना अमाउंट में एसिड कितना अमाउंट बेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ओके, और उससे हम एक का स्ट्रेंथ के बारे में अगर पता चले तो दूसरों का स्ट्रेंथ भी हम निकल सकते हैं। ओके, लेकिन स्ट्रेंथ के बारे में आपके 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है तो इन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे जस्ट आपको देखना है कितना अमाउंट एसिड कितना अमाउंट बेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके लिए जो एपरेटस हम लेते हैं, इस टाइप का एक एपरेटस होते हैं, इनका हाइट ज्यादा होते हैं और इस टाइप का एपरेटस जो है इसको कहते हैं बुरेट। इनको बुरेट कहते हैं। इसमें कैलिब्रेशन होते हैं इस टाइप का, यहाँ पे जैसे 0, 1, 2, 3, 4 मिलीलीटर के हिसाब से कैलिब्रेशन होता है। जैसे मान लो ये 0, ये 1 ml, 2 ml, 3 ml एटसेट्रा। अब यहां पे होता है एक स्टॉपर। अब इस अपरेटस के अंदर इस स्टॉपर को हम बंद रखते हैं और इसमें हम लेते हैं एसिड। अभी यहां तक एसिड ले लिया हमने यहां तक एसिड लेने के बाद यहाँ पे एक बीकर या कोई कॉनिकल फ्लास्क यहाँ पे लेते हैं और ये जो apparatus है एक स्टैंड के साथ हम सपोर्ट देते हैं इसको। इस टाइप का स्टैंड के साथ हम सपोर्ट देते हैं। अब यहां पे मान लो आप 10 ml NaOH
एक्वा सोल्यूशन ले लिया, 10 ml NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन ले लिया। इसमें पहले आप एक इंडिकेटर ऐड करोगे। मान लो यहाँ पे एक फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, ज्यादा नहीं 2-3 ड्रॉप ऐड करते हैं। इंडिकेटर ज्यादा अमाउंट में हम यूज नहीं कर सकते हैं, बढ़िया रीडिंग या ऑब्जर्वेशन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन, इस इंडिकेटर के बारे में पहला दिन समझाया था आपको। तो यहां पे जब हम फिनोल्फथालीन डालते हैं बेस के प्रेजेंस में, क्या कलर हो जाएगा? पिंक कलर होता है, समझाया था ना। बेस के प्रेजेंस में इसका कलर हो जाएगा पिंक। अब हम क्या करते हैं, स्टॉपर को हम धीरे धीरे खोलते हैं। स्टॉपर को धीरे धीरे खोलते हैं, ड्रॉप वाइज यहां से एसिड को हम ऐड करते हैं इस बेस में। तो यहां पे मान लो 1 ड्रॉप एसिड यहां पे जो आएगा, तो यहां पे कुछ बेस को वो खत्म करेगा, क्योंकि उसके साथ रिएक्शन होगा, साल्ट और वाटर बनेगा। तो ऐसे ड्रॉप वाइज जब हम एसिड को डालते रहते हैं, एक टाइम आएगा जब हम देखेंगे यहाँ पे और कोई बेस नहीं रहेगा। सारे बेस को यहाँ पे जितना एसिड हम डालते हैं वो एसिड इसको खत्म कर देते हैं। तो बेस अगर खत्म हो जाए तो पिंक कलर का क्या होगा? पिंक कलर तो बेस के प्रेजेंस में ही देते हैं। अब एसिड जब बेस को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये पिंक कलर धीरे धीरे कलरलेस हो जाता है, क्योंकि एसिड आ रहे हैं। यहाँ पे 1 ड्रॉप एसिड अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाए तो इनका नेचर एसिडिक हो जाएगा, और उस समय क्या होगा? पिंक कलर और पिंक नहीं रहेगा, वो कलरलेस कंडीशन में चेंज हो जाएगा। ये जो पॉइंट है, हम इस पॉइंट को ही कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। जब ये कलर चेंज होते हैं, हमें समझ आ जाते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गया है। तो यहाँ पे एसिड कुछ नीचे आ गया। मान लो यहाँ पे एसिड, सपोज यहाँ पे जो 5 ml में आ गया है। जब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो गया है पूरा बेस, फाइनल रीडिंग ऑफ एसिड मान लो यहाँ पे 5 ml। तो इसका मतलब क्या है? हमें यह पता चल गया जो 10 ml NaOH सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 5 ml एसिड चाहिए। यहाँ पे एसिड कोई भी एसिड ले सकते हो, सपोज यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। ओके, तो इसका वॉल्यूम के बारे में जब पता चल जाते हैं, HCl का कितना वॉल्यूम, NaOH का कितना वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज करते हैं, इस डाटा को कलेक्ट करने के बाद अगर हमें इस बेस का स्ट्रेंथ अगर नोन होता है, बेस का स्ट्रेंथ अगर हमें अगर मालूम हो, तो वहां से हम एसिड का स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है जो आपको, जो फॉर्मूला आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए डिटेल्स में मैं नहीं समझा रहा हूं। सिर्फ आपको इतना ही समझना है जो कितना अमाउंट बेस को कितना अमाउंट एसिड न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं टाइट्रेशन। ओके, जब हम लेबोरेटरी में इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, एक बार बुक से देख लेना, अब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्शन करते हैं तब साल्ट और वाटर बनाते हैं, बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है, और बेस और एसिड ये दोनों रिएक्शन करेगा, ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है। ओके, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर लेते हैं
और यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड्स होने के लिए मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है और इसलिए एसिड इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ HCl रिएक्शन करेगा? नो, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होते हैं ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है और एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और इसलिए यहाँ पे कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर लेते हो तो उनके साथ एसिड का कोई रिएक्शन नहीं होगा। ओके, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स होगा तो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट जैसे ही होगा एक साल्ट बनेगा करस्पॉन्डिंग साल्ट और उसके साथ साथ वाटर बनेगा। 8th पॉइंट या 8th प्रॉपर्टी, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर मीन्स decaying of metals, stones, cloth, etc. in presence of mineral acid. मीन्स जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो अगर कोई स्टोन के कांटेक्ट में आए या कोई मेटल के कांटेक्ट में आए, क्लॉथ के कांटेक्ट में आए तो उनको खराब कर देते हैं। एसिड के प्रेजेंस में मेटल, स्टोन, क्लॉथ्स ये खराब हो जाता है, रिएक्शन कर लेते हैं। इवन जो लिविंग सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के कांटेक्ट में अगर आए तो उसका भी कोरोशन हो जाता है। ओके, तो कोरोशन मीन्स decaying of metals, stones, cloth, even living cells in presence of mineral acids. Next topic, what do all acids have in common? जितना भी एसिड होता है, चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो या इनऑर्गेनिक एसिड हो, उसमें कॉमन क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस कंडीशन में लिए हैं तो इसका क्या होगा, ये H प्लस एक्वस आयन और Cl माइनस आयन इसमें टूट जाएगा। H2SO4 एक्वस अगर लेते हैं तो अपने आप डिसोसिएट हो जाते हैं, वो उससे भी H प्लस बैलेंस करने के लिए 2H प्लस एक्वस आयन और उसके साथ साथ SO4 2 माइनस आयन ये देते हैं। तो सिमिलरली कोई अगर आप ऑर्गेनिक एसिड लोगे जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। एक्वस कंडीशन में अगर ये डिसोसिएट हो जाए तो इससे भी H प्लस आयन बनेगा, एक एसिटेट आयन CH3COO माइनस और H प्लस आयन बनेगा। तो ये ऑर्गेनिक एसिड है, इनका डिसोसिएशन से H प्लस आयन बन रहे हैं, HCl इसका डिसोसिएशन से भी H प्लस आयन बन रहे हैं, H2SO4 इसका डिसोसिएशन से भी आप देख रहे हो H प्लस आयन बन रहे हैं। दैट मीन्स H प्लस एक्वस आयन इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, क्योंकि H प्लस आयन रहेगा तभी तो एसिड होगा। एसिड के डेफिनेशन में इसलिए बताया था आपको, जो दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन लिबरेट H प्लस एक्वस आयन, दोज आर नोन एज एसिड्स। एसिड्स का डेफिनेशन याद है ना? बाय द वे एक पॉइंट और समझना है आपको, ये जो H प्लस एक्वस आयन है इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं, क्योंकि H प्लस और जो एक्वस पार्ट जो है मीन्स एक्वा से एक्वस आए हैं, तो H प्लस आयन के साथ एक्वा मीन्स वाटर, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में ही H प्लस आयन देते हैं। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 + 1 3, तो H3O, और ये जो पॉजिटिव आयन है ये
पूरे इस मॉलिक्यूल में आ जाता है। तो H3O+ इस आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ओके, और इसलिए H+ एक्वस आयन और हाइड्रोनियम आयन ये दोनों इक्विवेलेंट होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो कोई जगह पे H+ एक्वस नहीं लिख के अगर H3O+ लिखोगे वो भी सही होगा। ओके, थैंक यू।